हेलो। 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 यस सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग आए नहीं सोलो। बताओ। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं ना। Yes, sir. तो हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बियरिंग्स, करेक्ट? Okay, sir. देखो, देखो सबसे पहले बेयरिंग होता क्या है, यू कैन सी। Bearing is nothing but it is defined as a machine element whose function is to support a rotating machine element that is called a shaft and is to guide on confines its motion while preventing it in the direction of applied load. Is it clear? तो इसे ऐसे मशीन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बेयरिंग्स, करेक्ट? तो और सिंपली आप डिफाइन करना चाहते कह सकते हो बेयरिंग्स इज अ मशीन एलिमेंट्स which is stationary which supports the moving element. This is called as bearing, correct? Yes, sir. मतलब bearing क्या होगा? Itself stationary. For example, you can see, suppose this is a surface. Over this surface here we have a box and here we have lubrication. अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराऊं, पुल करूं, करेक्ट है? तो ये जो सरफेस है फिक्स सरफेस which supports the moving element to move in a confined passage, this is called as bearing.
करेक्ट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स की, तो देन यू कैन सी हियर मेनली क्या होती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। Correct. Sliding contact bearing and rolling contact bearing, it is also called as anti-friction bearing. इन्हें anti-friction bearing भी कहते हैं। करेक्ट। एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की कैटेगरीज में अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल से यहाँ पे स्टडी होती है। एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थ्रस्ट बेयरिंग एंड रेडियल बेयरिंग्स, और इसी को कहा जाता है जर्नल बेयरिंग्स। करेक्ट। तो इनको हम लोग वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, थ्रस्ट बेयरिंग, रेडियल बेयरिंग और जनरल बेयरिंग, एंड सिमिलरली एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग्स। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कौन कौन सी है, बॉल बेयरिंग एंड दियर टाइप, रोलर बेयरिंग्स एंड दियर टाइप, निडल बेयरिंग्स, करेक्ट। कितने टाइप्स की बेयरिंग है। अब इसी में हम ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन अगर डिफाइन करें तो थिन फिल्म लुब्रिकेशन बेयरिंग, थिक फिल्म लुब्रिकेशन बेयरिंग, जीरो फिल्म लुब्रिकेशन बेयरिंग, करेक्ट है। जैसे कई तरीके की बेयरिंग्स होंगे, डिटेल क्लासिफिकेशन होगा, बट ब्रॉडली हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इधर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है तो थ्रस्ट बेयरिंग होंगे या रेडियल बेयरिंग्स होंगे, और रोलिंग कॉन्टैक्ट होंगे तो बॉल बेयरिंग्स होंगे या फिर रोलर्स बेयरिंग और इनकी फैमिलीज हो सकती है। करेक्ट है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। और थ्रस्ट बेयरिंग की बात करें तो इटसेल्फ ये दो तरीके का होगा। करेक्ट है। ये पिवोट बेयरिंग भी होता है और कॉलर बेयरिंग। करेक्ट। तो कॉलर बेयरिंग्स की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे डिजाइन ऑफ थ्रस्ट बेयरिंग। ये कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे, सपोज वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस, and in this shaft here we have collar। इसमें एक ऐसा कॉलर लगा हुआ है like this, and here we have bearing। And here we have lubricants। Is it clear? Now
If we see its cross section, then it can be looking like this. Here we have shaft, yes or no? And this is bearing, correct? तो simply हम कह सकते हैं this is center, and from this center this is inner radius and this is outer radius. Yes or no? तो हमें करना क्या है? Here just we consider a strip which is situated at an radius r. स्मॉल सर रेडियस ये पे हमने जो एक स्ट्रिप, हेलो सर ये जो लिब्रिकेशन है ये दोनों कॉलर और बियरिंग के बीच में है ना? हाँ हाँ, और जो भी प्रेशर एक्ट होगा वो इसी रीजन में एक्ट होगा. और समटाइम्स कॉलर एंड बियरिंग्स बोथ आर इन इक्वल diameter, sometimes collars is lesser than the size of bearings. तो सर ये करेक्ट दोनों है? का कंप्लीट बियरिंग बनाएंगे ना? हम्म कॉलर और ये जो कॉलर और जो आपने इधर ब्लू कलर से बनाया हुआ है हम्म तो इस दोनों पूरे में, है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. आगे बढ़े. और आपका लोड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लाइक दिस. तो सारा का सारा लोड सर एक इसी चीज समझ बियरिंग में में. नहीं आई सर. क्या? सर शाफ्ट तो सर फ्री टू मूव है, मतलब इसमें जो कॉलर है इसमें आगे पीछे जा सकती है या उसके साथ फिक्स है, कैसा है ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा. इसमें एक्सियल डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, बट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा इसके, क्योंकि यहाँ पे जो बेरिंग लगी है इसको ये क्या कैसे रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. जनरली देखो, अगर मैं वर्टिकली लगाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा. देखो ऐसा, यहाँ पे ये समझो कि कॉलर है, ठीक है, एंड दिस इज बेयरिंग. लाइक दिस. और यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा था. ये जो बेयरिंग है ये फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ठीक है ना. अब ये अपने शाफ्ट जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, करेक्ट, एंड थ्रू दिस कॉलर्स इट विल अप्लाई सम एक्सियल लोड ऑन द बेयरिंग. यस और नो? मतलब सर ये कॉलर जो है ये इस पे रिजिडली फिक्स्ड है ना शाफ्ट पे? कॉलम शाफ्ट में फिक्स है, यस. कॉलर शाफ्ट पे फिक्स है, मतलब वो उसके उसमें वो नहीं कर रहा है रोटेट उसके अंदर नहीं शाफ्ट. नहीं नहीं नहीं, कॉलर शाफ्ट के ऊपर फिक्स्ड है, तो हाँ शाफ्ट के ठीक साथ है. ही कॉलर भी तो रोटेट करेगा ना. हाँ सर वही सर मेरे को एंड लग रहा था बियरिंग कि इज कॉलर भी स्टेशनरी. अलग है. बियरिंग यहाँ पे स्टेशनरी है. ठीक ठीक सर वही कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने सोचा शाफ्ट तो निकल ही जाएगा ऐसे में. नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएगा? ठीक. कॉलर फिर लगा किस लिए? हाँ सर वो कॉलर ठीक है, अब समझ में आया. तो हमने क्या किया कि आर रेडियस पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली ऑफ स्मॉल रेडियस आर, और इस रेडियस, और इस स्ट्रिप की थिकनेस है सपोज डी आर. करेक्ट? बोलो. तो अगर मैं स्ट्रिप को कहीं से कट कर दूं और उसको स्प्रेड कर दूं तो मेरी स्ट्रिप इस तरीके से दिखेगी, जिसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, और थिकनेस है इसकी डी आर. यस सर. तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या आएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर. यस सर. यस आर नो? यस सर. करेक्ट. तो यहाँ पे कॉलर की जो डिजाइन होती है दो थियरीज के बेसिस पे होती है. एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म वियर थियरी. यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट होता है. यूनिफॉर्म वियर थियरी मतलब प्रेशर इनटू रेडियस का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा, पीआर. करेक्ट.
तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की। ठीक, तो इसमें देखो क्या होगा। As we know that here the scholar can apply some axial load that is W. तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स एक्ट होगा वो एलिमेंट्री फोर्स होगा, yes or no, that is DW, yes or no, ऐसे ले सकते हैं क्या? तो एलिमेंट्री फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एलिमेंट that is DW can be written as pressure into area of this strip, और इस स्ट्रिप का एरिया क्या है 2 pi r into dr, yes or no, यस सर, ऐसे लिख सकते हैं, यस सर, correct. Now as we know that pressure is constant in uniform pressure theory, pressure क्या होगा, हमेशा constant होगा. We assume the pressure acting on throughout the bearing is remain same, yes or no. Now if we can integrate this equation from 0 to W, correct, then it can be integrated from Ri to R naught, inner radius से outer radius के बीच में integrate कर दें हम, क्या रिजल्ट मिलेगा? This can be written as W is equal to 2 pi p, ये तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर, r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2, and the limit is ri to r naught. Therefore from this pressure under uniform pressure theory can be written as W divided by क्या है ये 2 pi r naught स्क्वायर माइनस ri स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो P अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज इक्वल टू W अपॉन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एंड Yes, फॉर sir. सेफ डिजाइन दिस प्रेशर शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल प्रेशर, यस और नो, बोलो। तो यहां से आप पता कर लोगे कि हाउ मच एक्सियल लोड दिस बेयरिंग कैन रेजिस्ट, यस और नो, बोलो। नाउ here we need to calculate frictional torque, is it clear? तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या लिख सकता हूँ? फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू क्या आएगा दोस्तों, रेडियस आर विच इज एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, यस आर नो, Yes, sir. है ना? तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस हियर वी कैन राइट dtf इज इक्वल टू df इनटू r, अब ज्यादा अप्रोप्रिएट है, फ्रिक्शनल टॉर्क ऑफर्ड बाय द स्ट्रिप, इज इट क्लियर? सिंपली dtf इज इक्वल टू df क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स ऑफ Three dw लिख सकते हैं इनटू r, हेलो, एंड Yes, sir. dw की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो। Pi, sorry, P 2 pi r dr. ये लिखा हुआ है, तो dtf इज इक्वल टू म्यू इंटू p इंटू 2 पाई r इंटू r, ये सर नो, Yes, sir. P इंटू dr भी आएगा, dr. तो dtf क्या आ गया, म्यू p 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है, r स्क्वायर dr, ये सर नो, बोलो। Yes, sir. Yes, ऐसे sir. इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, Now sir. if we can integrate from 0 to TF, and similarly this is from Ri to R naught, then what we will get? Frictional torque is equal to 2 pi mu p, r square का integration क्या होगा, r cube by 3, and the limit is Ri to R naught, and if we replace this p
विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा बोलो, दिस इक्वेशन 2 पाई सर पाई तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 W अपॉन पाई, पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क कैन बी रिटन एज 2/3 म्यू W इंटू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब अपॉन आर सर नॉट इसको भी स्क्वायर कैंसिल कर देना। माइनस आर आई स्क्वायर, ऐसा आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज मीन रेडियस। इसे क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू W इंटू RM, where RM is a mean radius. करेक्ट, तो ये क्या रहेगा मीन रेडियस, 2/3 टाइम्स आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ये सर नो। तो ऐसे हमें रिजल्ट मिल जाएंगे क्या, with the help of this we can calculate frictional torque, and if you want to calculate power loss कैसे निकाल सकते हैं बोलो, तो पावर लॉस P इज इक्वल टू T फ्रिक्शनल टॉर्क इंटू ओमेगा, ये सर ओमेगा, नो। यस सर। तो सिंपली आगे 2/3 म्यू W आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू W। यहाँ से पावर लॉस कैलकुलेट कर दोगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी, यस और नो। यस सर। Similarly, if you calculate this same thing for uniform wear theory, करेक्ट, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे क्या है मिलेगा हमें, पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 2/r इंटू डी आर, ये सर नो। यहाँ पे p इंटू आर इंटू 2 ये सब कांस्टेंट आ गया, डी आर डी डब्ल्यू। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम 0 टू w एंड फ्रॉम 0 सॉरी आर आई टू आर नॉट, तो क्या आएगा ये, डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज p इंटू आर 2p इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 that is r and limit is ri to r naught। तो प्रेशर सॉरी ये तो w हो जाएगा ना, तो प्रेशर कैन बी रिटन एज w अपॉन 2 pi r इंटू आर नॉट माइनस आर आई, ये आर नो, ऐसे लिख सकते हैं बोलो। अब अगर हम अब यहाँ पे कह रहा है पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज not only pressure is equal to constant, here PR is constant, therefore suppose you can see this is outer diameter and here we have inner diameter, this is Ri and this is R naught। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं at outer radius where R is equal to R naught, तो प्रेशर क्या आएगा, W अपॉन 2 pi R naught माइनस RI, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमम प्रेशर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस है, तो आर नॉट मैक्सिमम हुआ ना। सिमिलरली एट इनर रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू आर आई, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पी मैक्स, और ये क्या आएगा, पी मैक्स इज इक्वल टू W अपॉन 2 pi RI इंटू RI सॉरी आर नॉट माइनस RI, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हेलो। यस सर। यहाँ से आपको मिल जाएगा P मैक्स, मैक्सिमम प्रेशर, इज इट क्लियर, यस सर। ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल टॉर्क।
तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, dTF is equal to dF into R and this is written as mu into dW into R and this is equal to mu is equal to क्या है, to P into 2 pi R dr. बोलो P into 2 pi R into dr, ऐसे लिख सकते हैं, into R, yes or no? तो इस इक्वेशन में देखो यस सर, dTF is equal to mu into P into R into pi, ये तो कांस्टेंट है, बचा क्या, बोलो R dr, yes or no? आर बाकी ये तो सर कांस्टेंट है, और सर इवन 2 भी रह वी कैन रिप्लेस डी पी आर को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम दिस रिलेशन, पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन 2 पाई, डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इंटू पाई, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू आर इंटू डी आर, ऐसा बचेगा, यस आर नो? तो सिंपली क्या आ गया, डी टी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन 2 इंटू आर नॉट माइनस आर आई। सर आपने ऊपर 2 छोड़ दिया, कहाँ पे, ये फ्रिक्शनल टॉर्क के नीचे अच्छा वाली अच्छा अच्छा, इक्वेशन। यस यस यस, यहाँ भी 2 होगा ना, चलो ये कैंसिल आउट कर दो, और क्या, ये ऐसा आ जाएगा, है ना, इंटू आर डी आर। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 2f एंड फ्रॉम आर आई टू आर नॉट, करेक्ट। यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क टी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन आर नॉट माइनस आर आई, और ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट इज आर आई टू आर नॉट। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, बोलो, म्यू डब्ल्यू अपॉन आर नॉट माइनस आर आई इन ब्रैकेट आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा क्या, यस सर, और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू डब्ल्यू आर नॉट प्लस आर वन अपॉन 2। इसे लिख सकते हैं आर नॉट प्लस आर आई बाई 2 इंटू आर नॉट माइनस आर आई, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा बचेगा क्या, फ्रिक्शनल टॉर्क इज नथिंग बट दिस इज म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर नॉट प्लस आर आई बाई 2, yes or no? This is total frictional loss. Is it clear? In case of ये कब है, when we use uniform wear theory, करेक्ट है, बोलो, यस सर, और यहीं पे अगर हम पावर लॉस लिखे तो वही सर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस, तो पावर लॉस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू ओमेगा, यस और नो? यस सर, और यहाँ पे मीन रेडियस क्या हुआ, आर नॉट आर प्लस नॉट प्लस जीरो आर प्लस आई आर आई बाई अपॉन 2। 2, करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे अब बात आती है डिजाइन की कि हम डिजाइन परफॉर्म कैसे करें, ठीक है, बोलो। तो सपोज यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ऐसा, आर नॉट इज इक्वल टू 3 एंड आर आई इज इक्वल टू 2 ले लो, तो एक है आर एम मीन रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जो कि 2/3 टाइम्स ऑफ आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, बोलो, 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, 27 में हट गया, कितना बचा, 19, 19 बाई 5, ये सर नो, क्या आएगा ये
3.8। और यहीं पे अगर मैं लिखूं यूनिफॉर्म 2/3 वियर भी थ्योरी तो का तो 2/3 भी तो था साथ में। क्या 2? अच्छा 2/3 का मल्टीप्लाई नहीं किया? यस सर 2/3 कर था। दो, कर दो। सर 6 पॉइंट समथिंग 3.26 into 2 5 पॉइंट समथिंग, एक मिनट। है ना, 1.26 52। चलो ऐसे लिख दो, R0 प्लस RI/2। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + 2/2 2.5। देखो ऐसे ही आ रहा है क्या वैल्यू? ये सर ये 2.54 है 53। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पावर लॉस इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी is greater than the power loss of uniform wear theory। yes or no? यस इसका सर। मीन रेडियस ज्यादा होगा, उसमें लॉस ज्यादा होगा, है कि नहीं? अब बताओ डिजाइन किसके बेसिस पे करना चाहिए? बोलो, जो जिस सर वो केस में तो पावर लॉस ज्यादा हो उसी के बेसिस फेल पे पर डिजाइन डिपेंड कर करके दो। बताएंगे ना हाँ, सर, वो तो फेलियर के ऊपर बताएंगे ना। पावर लॉस हमें करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे बेयरिंग में? पावर को ट्रांसमिट करना है ना। तो हम हमेशा डिजाइन करेंगे वर्स्ट कंडीशन में। तो वर्स्ट कंडीशन ये है कि जिसमें मेन सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है उसी के बेसिस पे डिजाइन कर दो, है ना। यस सर। अगर आपने कम के बेसिस पे किया तो ज्यादा पावर लॉस करने लगेगा, तो जो हम पावर ट्रांसमिट करना चाहेंगे वो तो होगा ही नहीं। तो अच्छा अगर मैं ठीक है। मैक्सिमम पावर लॉस के बेसिस पे डिजाइन कर दूं तो ऑटोमेटिकली जो पावर मैं चाहूंगा वो ट्रांसमिट हो पाएगा आफ्टर मैक्सिमम लॉस। यस और नो? तो हम सिंपली यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम अबव डिस्कशन we can conclude that since power loss in uniform pressure theory is higher than power loss in uniform wear theory, therefore for safe design uniform pressure theory should be considered। करेक्ट। सर इसमें एक्सियल लोड की वजह से कॉलर फेलियर या बियरिंग फेलियर का को नहीं देखते हैं क्या? बियरिंग सबसे पहले फेल होगा, कॉलर नहीं फेल होगा, है ना। तो सर वो कंसीडर कब तो करेंगे उसकी मतलब? डिजाइन अलग तरीके से होगी ना, हम लोग तो बियरिंग की डिजाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा ठीक। ठीक है। अब देखो मल्टी कॉलर थ्रस्ट बियरिंग होती तो क्या होता? तो देखो यहाँ पे मल्टी कॉलर थ्रस्ट बियरिंग, इफ n इज द नंबर ऑफ कॉलर्स, करेक्ट। तो हर एक कॉलर में कितना लोड आएगा? टोटल लोड अगर W है तो W डिवाइडेड बाय W ईच। यस और नो? या सिंपली हम कह सकते हैं लोड एक्टिंग ऑन ईच कॉलर इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलर। सब में थोड़ा थोड़ा लोड डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं
W each is equal to P into pi into R naught square minus Ri square on the basis of uniform pressure theory. Yes or no? तो P is equal to आएगा W each upon R naught square minus Ri square, हेलो, into pi, बोलो। और W each की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल W डिवाइडेड बाई n pi times of R naught square minus Ri square. Yes or no? हेलो, यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि if we increase the number of collars then the pressure acting on each collar, या पहले लोड की बात करें तो load acting on each collar will be decreases and hence pressure acting on each collar will be decreases, therefore outer radius requirement is low. Yes or no? है ना? यस सर। तो आउटर रेडियस मतलब छोटी साइज की बेरिंग्स में भी काम चल जाएगा, है ना? क्योंकि हर एक कॉलर में लोड कैरिंग कैपेसिटी, हर एक कॉलर में लोड कम लग रहा है, तो कम लोड लग रहा है तो साइज भी बेरिंग में कम रखेंगे हम। तो फ्रिक्शनल लॉस इन मल्टी कॉलर बेरिंग इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फ्रिक्शनल लॉस इन सिंगल कॉलर बेरिंग। यस और नो? ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा n इंटू 2/3 इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू, या मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं? इतनी कहानी लिखने से बेटर है सिंपली ऐसे लिख दो, n इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर मीन रेडियस। यस और नो? हेलो, तो फ्रिक्शन लॉस इन मल्टी कॉलर बेयरिंग इज इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू इंटू म्यू इंटू आर मीन, और ये क्या हुआ? और ये तो ईच हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल कॉलर के बारे में लिख रहे हैं। तो सिंपली क्या आ गया? फ्रिक्शन लॉस इन मल्टी कॉलर बेयरिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू म्यू इंटू आर एम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन लॉस में कोई चेंज आ रहा है क्या? नो सर। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना कि जो फ्रिक्शन लॉस आपको मिलने वाला है, फ्रिक्शन लॉस इन सिंगल कॉलर बेयरिंग इज इक्वल टू फ्रिक्शन लॉस इन मल्टी कॉलर बेयरिंग। और इससे हम कह सकते हैं ये पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, एंड वी कैन से पावर लॉस is independent of number of callers. Is it clear? हेलो, तो इस तरीके से आप कॉलर बेरिंग के डिजाइन कर सकते। हाँ बोलो सर, बट उसका कॉलर का साइज जो है, मतलब रेडियस जो है आरएम जो निकलेगी सर, तो उसमें जैसे हम, आपने बोला कि मल्टी कॉलर वाले में हम कम रेडियस का यूज कर सकते हैं। अरे कंपेयर करेंगे तो सेम रेडियस पे करेंगे ना बालक। ठीक है सर। अगर सब बदल दोगे तो फिर कंपैरिजन कैसे हो पाएगा? तो पैरामीटर्स हमें कॉमन रखने पड़ेंगे ना। अब देखो अभी जैसे हमने बेरिंग्स का बताया ना, सेम यही सब कुछ आएगा इक्वेशंस क्लचेस के लिए भी, है ना? सब कुछ सेम होगा और कुछ नहीं होगा, क्लच में भी यही सेम सब कुछ आएगा। ठीक, तो चलो पहले बेरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर मैं क्लच को थोड़ा सा बताऊंगा कैसे क्लच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। करेक्ट? तो नेक्स्ट बेरिंग है दैट इज जनरल बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग हो गया, दूसरा कौन सा बेरिंग था? जनरल बेरिंग। करेक्ट? तो देखो
हमने जो थ्रस्ट बेरिंग पढ़ा वो एक्सियल लोड कैरी करने के लिए बनाया गया था ना। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये रेडियल लोड कैरी करने के लिए, ठीक है। तो दोनों को लोड कैरी डिफरेंट कर रहे हैं हम। सर बियरिंग हेल्प कैसे कर रहा है सर पावर ट्रांसमिशन में? लॉस, पावर लॉस कम करके। सर एक बार थोड़ा सा ये बताइए ना, पावर ट्रांसमिट कैसे क्या हो रही है? पावर हम ट्रांसमिट करते हैं शाफ्ट से, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, ठीक है ना, करेक्ट। तो बियरिंग क्या करता है कि जब शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो लेस फ्रिक्शन के साथ उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा, तो कम पावर ट्रांसमिट हो पाएगा, और कम फ्रिक्शन हुआ तो कम पावर लॉस होगा, तो ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगा ना सेम शाफ्ट। तो देखा जाए तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बियरिंग की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सर एक मिनट सर, जैसे मुझे जैसे एक तरफ मोटर चल रही है, उसमें उसमें कोई शाफ्ट कनेक्ट है और उसमें उससे मुझे अपने व्हील में प्रोवाइड करनी है पावर को। तो सर इसमें बियरिंग किस जगह पे यूज होगा? बालक, जो भी पावर आएगा, ये मोटर है समझो, और ये शाफ्ट है ना, और इससे आपने व्हील को कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पे बेरिंग्स में फिक्स होगा, यहाँ बेरिंग लगी होगी, नहीं तो रोटेट कैसे होगा ये शाफ्ट। अब ये रोटेट हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? एस, हेलो। यस सर। तो बिना बेरिंग के तुम्हें क्या लगा मोटर में क्या सिर्फ शाफ्ट ही लगा होता है क्या, बेरिंग नहीं होती क्या? तो रोटेट कैसे करेगा? अगर यहाँ बेरिंग नहीं लगाएंगे तो रोटेट कर पाएगा? जितनी पावर जनरेट हो रही है सारी सारी तो वही लॉस हो जाएगी उसको घुमाने में ही, पूरा मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो। हम्म अच्छा ठीक है सर। मैं ना इस मोटर को नहीं देखा, मैं इसके आगे देखा था कि इसके आगे कहाँ यूज हो रहा है ये। ये यहाँ से आप पावर कहीं भी दो इसको, ये पुली लगा लो, पुली से कनेक्ट करके बेल्ट ड्राइव से कनेक्ट करके दूसरी शाफ्ट लगा लो, यहाँ से तीसरी शाफ्ट लगा लो, ऐसे किसी को भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं हम। तो जहां भी शाफ्ट लगा होगा वो दो बेरिंग पे ही फिक्स होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा, उसको वहां पे होल्ड किया जाएगा जिससे वो फ्रीली रोटेट हो सके। करेक्ट है। ठीक सर। तो बेरिंग की जब रिसर्च हुई थी, जब पहली बार बेरिंग की डिस्कवरी हुई थी, तो दुनिया की शक्ल सूरत बदल गई थी, पता है। जो आज इतना ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ बियरिंग्स। पहले बुशेस यूज करते थे तो बुश जल्दी जल्दी खराब हो जाते थे, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, पावर लॉस बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। देखो अब ये जनरल बेरिंग है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, करेक्ट। यहाँ से देखो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज radius of the journal, that is R1. This is radius of the, sorry, ये R1 जो है, ये जो है आउटर वाला, दिस इज कॉल्ड एज बियरिंग, क्या कहेंगे इसे हम, और जो अंदर वाला है इसे कहते हैं जर्नल, या यही होता है आपका शाफ्ट, करेक्ट। और ये जो सेंटर है ये शाफ्ट का सेंटर है और ये बियरिंग का सेंटर है, और दोनों के बीच में यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है, दैट इज ई, करेक्ट। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये
ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, इसे भी हम रेडियस कह सकते हैं आर, करेक्ट, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस। और ये जो गैप दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एच नॉट, क्या कहेंगे इसे हम, मैक्सिमम क्लियरेंस एच नॉट, करेक्ट। तो यहाँ और ये एसेंट्रिसिटी ई है, तो यहाँ पे ऐसा रिलेशन होगा R1 इज इक्वल टू ई प्लस आर प्लस एच नॉट, करेक्ट। और ये कौन सी बेयरिंग होती है, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रो, क्या होती है, हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग। सर 2R आएगा ना? अच्छा हाँ ठीक। हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग, यहाँ पे इनके बीच में जो सेपरेशन हो रहा है बेयरिंग और शाफ्ट में, वो ड्यू टू वेजिंग एक्शन हो रहा है। जब लुब्रिकेंट यहाँ से एंटर करेगा हाई स्पीड में, तो ये क्या करेगा, एक रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा शाफ्ट में, करेक्ट है। जिसे कहते हैं डायनामिक एक्शन और वेजिंग एक्शन। यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है जनरल एंड बियरिंग के मेटल टू मेटल कांटेक्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ डायनामिक एक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए जो ये बेयरिंग्स होती हैं इनमें इनिशियली मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, लेकिन जैसे रोटेट होना स्टार्ट होगा, करेक्ट, तो इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। जब ये रोटेट होने लगेगा तो डायनामिक एक्शन से ये इजीली सेपरेट होके कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं, करेक्ट है। उस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता और ये इजीली ऑपरेशन में रहते हैं, इजीली ऑपरेट होते हैं। तो जनरली जनरल बियरिंग्स को हम वहां भी यूज करेंगे जहाँ कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन का मतलब कि लगातार आपको 24 घंटे या हफ्ते भर लगातार एक पर्टिकुलर मोटर को चलाते ही रहना विदाउट स्टॉपिंग, करेक्ट है। तो वहां पे हम ऐसी जनरल बेयरिंग यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मेटल टू मेटल कांटेक्ट सेपरेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और कंप्लीट मेटल टू मेटल सेपरेशन होगा तो हीट जनरेशन वगैरह बहुत कम होगा, इवन कूलेंट से हम उसको कूल भी कर सकते हैं, ये सर नो। तो जो भी फ्रिक्शन होगा वहां पे लुब्रिकेंट इटसेल्फ होगा विस्कोसिटी की वजह से। इज इट क्लियर? वहां मेटल टू मेटल कांटेक्ट की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी टर्मिनोलॉजीज की अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या होता है। देखो पहले अगर मैं D1 कहूं तो दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ बियरिंग, क्या ये, डाया ऑफ बियरिंग। वहीं पर R1 को हम कहेंगे रेडियस ऑफ द बियरिंग, करेक्ट। वैसे D क्या कहलाएगा, डाया ऑफ द जर्नल, और यहाँ पे R हम कहेंगे रेडियस ऑफ द जर्नल। जर्नल या शाफ्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात। एक टर्म आता है डायमीट्रल क्लियरेंस, C इज अ डायमीट्रल क्लियरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू होता है D1 माइनस D, और C1 होता है हमारा रेडियल क्लियरेंस, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू होता है R1 माइनस R, या इसी को लिख सकते हैं हम C/2, यस आर नो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हेलो, नेक्स्ट टर्म आता है डायमीट्रल क्लियरेंस रेशियो, C/D इज कॉल्ड डायमीट्रल क्लियरेंस रेशियो, करेक्ट। देखो अगर आपका क्लियरेंस ज्यादा होगा, डायमीट्रल क्लियरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो C/D रेशियो भी ज्यादा होगा, ये सर नो। एंड ड्यू टू हायर C/D रेशियो जो पावर लॉस होता है और हीट जनरेशन होता है वो कम होगा, ये सर नो। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा क्लियरेंस की वजह से अनस्टेबिलिटी रहती है, ठीक है ना, मिसअलाइनमेंट होगा, करेक्ट है।
इसकी वजह से इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप यहाँ पे डायमीट्रल क्लियरेंस को अगर डिक्रीज करो तो C/D रेशियो डिक्रीज होगा और यहाँ पे हीट जनरेशन और पावर लॉस इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है। और पावर लॉस इंक्रीज हो गया तो अगेन ऑल्दो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन ड्यू टू पावर लॉस हम इसे एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए C/D जो रेशियो होता है इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं जनरली इन बिटवीन फ्रॉम 0.001 टू 0.002। ये ऑप्टिमम वैल्यूज होती हैं। करेक्ट है। दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिमम वैल्यूज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज L/D रेशियो, where L is the length of the bearing और D is the diameter of the journal। या diameter of the bearing भी कह सकते हो। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर L/D रेशियो आपका लेस देन 1 है तो ये कहलाता है शॉर्ट बेयरिंग, and this bearing is treated as hinge support bearing, hinge support beam, hinge supported beam। और वहीं पे अगर L/D रेशियो आपका 1 हो तो इसे कहते हैं स्क्वायर बेयरिंग, और इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बेयरिंग, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम। इसे सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे ट्रीट करेंगे। और वहीं पर अगर L/D रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसे कहते हैं लॉन्ग बेयरिंग्स, एंड दीज बेयरिंग्स आर कंसिडर एज फिक्स्ड बीम। और ये कब में आता है? जब हम लोग डायनामिक एनालिसिस करते हैं वाइब्रेशन की। करेक्ट है। अब देखो अगर हमारा प्रेशर जो होता है ये होता है W/LD। करेक्ट। बेयरिंग प्रेशर इज इक्वल टू W/LD। हाँ HG ये मरकरी यूज कर रहे हैं क्या? लुब्रिकेशन क्या हो रहा है? HG नहीं बालक, हीट जनरेशन। अच्छा अच्छा। सब सत्यानाश कर दिए। तो C/D कम ही होना चाहिए ना? लिखा तो है ऑप्टिमम वैल्यू, ओके ओके। न कम न ज्यादा। कम कर ज्यादा यूज करोगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, ज्यादा यूज करोगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी तो है बट हीट लॉस भी बढ़ जाएगा। ओके सर, ओके सर, यस सर। बेयरिंग प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो जितनी ज्यादा लेंथ आपकी ज्यादा होगी ना उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन साइड लीकेज की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। करेक्ट। साइड लीकेज की टेंडेंसी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से इफेक्टिव लुब्रिकेशन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर लीक कर गया तो लुब्रिकेंट बाहर चला जाएगा ना, तो इफेक्टिव लुब्रिकेशन घट जाएगा। ये सर नो बोलो। और यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रॉब्लम भी आती है। और चलो मान लेते हैं कि अगर मान लो कि लुब्रिकेंट लीक नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ज्यादा लेंथ रहेगी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, साइड लीकेज की टेंडेंसी ऑल्दो बढ़ रही है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, पावर लॉस आपका इंक्रीज हो जाएगा। यस करेक्ट। और अलाइनमेंट का इशू आएगा। जितनी ज्यादा लंबी बेयरिंग होगी उसमें अलाइनमेंट की प्रॉब्लम
उतनी ज्यादा होगी, यस और नो। और वहीं पे अगर लेंथ कम कर दी जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, करेक्ट। पावर लॉस कम हो जाएंगे, फ्रिक्शनल पावर लॉस। इफेक्टिव लुब्रिकेशन यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। इसकी वजह से पावर लॉस सर अगेन सर बढ़ सर जाएगा। ये W/LD का एक और बार बता दीजिए। क्या बता दें भाई? सर ये चीज घट जाता है बढ़ जाता है, क्या घट? देखो लेंथ फॉर सेम पावर लॉस फॉर सेम बेयरिंग प्रेशर, क्योंकि लुब्रिकेंट की भी तो एक लिमिट ही है ना, कि बेयरिंग जो बेयरिंग है उसकी एक लिमिट है कि उससे ज्यादा प्रेशर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ये समझो एक बेयरिंग है, करेक्ट। अब इसके यस अंदर सर। लुब्रिकेंट भरा हुआ है, तो लुब्रिकेंट के प्रेशर एक लिमिट तक ही राइज हो सकता है ना, उसके बियॉन्ड अगर बढ़ गया तो ये बेयरिंग फेल हो जाएगी। हाँ सर। तो सब फॉर सेम बेयरिंग प्रेशर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर सेम बेयरिंग प्रेशर, यहाँ पे मैंने साइड लीकेज बढ़ाया था जबकि घटेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो फॉर सेम बेयरिंग प्रेशर अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली लोड क्या करना पड़ेगा? बढ़ जाएगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम्म। और यहाँ पे साइड लीकेज घटेगा ना कि बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ज्यादा लेंथ की बेयरिंग होगी तो, ठीक है। यस और सर। हीट जनरेशन एंड पावर लॉस भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पावर लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इक्वेशन ही आता है, पावर लॉस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू एरिया पे डिपेंड वी, करेगा वो, उसके कॉन्टेक्ट ठीक एरिया है, पे। कांटेक्ट एरिया, ठीक है ना। तो हीट लॉस बढ़ेगा, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, करेक्ट है। वहीं पे अगर हम लेंथ रिड्यूस कर दें, लेंथ रिड्यूस हो गया तो प्रेशर फिर सडनली इंक्रीज होने लगेगा, तो हमें लोड को कम करना पड़ेगा। हाँ। इफेक्टिव लुब्रिकेशन कम हो जाएगा क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया। छोटा हो गया। हम्म। और अब यहाँ पे साइड लीकेज की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यस सर। करेक्ट। और अल्टीमेटली यहाँ पे हीट लॉस क्या हो जाएगा? हीट जनरेशन और पावर लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में पावर लॉस बढ़ती है, ठीक है ना। तो बेस्ट होता है कि हम यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल की वैल्यू यूज करें। तो L/D जो रेशियो होता है वो यूज होता है 1:2, इसके बीच में यूज होता है, ठीक है। दिस इज जनरली प्रेफरेबल। ना ज्यादा यूज करो ना ही हाँ। कम यूज करो। और मैंने अभी यहाँ पे बताया बेयरिंग प्रेशर जो होगा, इंड्यूस्ड बेयरिंग प्रेशर इज इक्वल टू, और ये W जो है ना ये रेडियल लोड, याद रखना L/D। और फॉर सेफ डिजाइन क्या होना चाहिए? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू प्रेशर परमिसिबल, यस और नो? इज इट क्लियर? ये जो प्रेशर है परमिशन लिमिट से कम होना चाहिए, ज्यादा बढ़ गया तो फेल हो जाएगा बेयरिंग, हम्म। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है इस बेयरिंग में, कुछ और टर्मिनोलॉजी से, जैसे इसेंट्रिसिटी। कई बार क्या डायरेक्ट पूछ देते हैं ना टर्म, है ना, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज नो नीड, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। इसेंट्रिसिटी कई बार डायरेक्ट ही पूछ देते हैं, भाई इसेंट्रिसिटी बताओ कितनी आएगी। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था स्टार्टिंग में, R1 इज इक्वल टू होगा E प्लस R प्लस H नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या है? R1 माइनस R माइनस H नॉट। और R1 माइनस R क्या है? ये रेडियल क्लियरेंस माइनस H नॉट। तो सिंपली लिख सकता हूँ C1 माइनस H नॉट या C/2 माइनस H नॉट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्लियरेंस। इसेंट्रिसिटी आ गया। एक होता है इसेंट्रिसिटी
इसेंट्रिसिटी रेशियो, या इसी को कहते हैं हम एटीट्यूड, करेक्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये क्लियरेंस इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय रेडियल क्लियरेंस, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम 2E/c, करेक्ट। और इसी को अगर हम C1 या इनकी E की वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ H0/c, करेक्ट। तो इन तीनों फॉर्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो बेरिंग्स में यूज होती है। अब बात करते हैं डिजाइन क्राइटेरिया यूज्ड इन जनरल बेरिंग्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना आफ्टर जॉइंट। तो अगर देखो तो इसमें सबसे पहले आएगा कि आपको क्या लिखना होगा, W शुड बी मैक्सिमम एंड पावर लॉस शुड बी मिनिमम। हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? रेडियल लोड carrying capacity, that is W should be maximum and power loss should be minimum। समझ में आया? पावर लॉस हमेशा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये हमारा मेन एम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, W हमें पावर इज इक्वल टू पता है, पावर इंड्यूस्ड इज इक्वल टू W/LD। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? परमिसिबल प्रेशर, यस और नो। तो फॉर अ गिवन लोड वी नीड टू फाइंड आउट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वी कैन फाइंड आउट डायमीटर, यस और नो। और इफ यू हैव प्रेशर देन यू कैन फाइंड आउट द रेडियल लोड, वाइस वर्सा, यस और नो। नेक्स्ट आता है पावर लॉस। ये पावर लॉस क्या होगा आपका? फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू ओमेगा, और फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा? रेडियल लोड, ये नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू, ये क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू ओमेगा, यस और नो। ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपली पावर लॉस कैन बी रिटन एज म्यू W इनटू ओमेगा। So with the help of this formula we can calculate power loss, and here we need to find out mu। अब mu को पता करने के लिए मैकीज ब्रदर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे रिजल्ट बताया, करेक्ट है। तो मैकीज इक्वेशन कहता है कि जो mu है दैट इज फ्रिक्शन लॉस, दैट इज नथिंग बट 33/10⁸ डिवाइडेड बाई Zn डैश बाई P डैश इंटू dy/c प्लस के। तो ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है। क्या है ये? एम्पेरिकल रिलेशन गिवन बाय मैकीज ब्रदर, वेयर के इज ए कांस्टेंट, करेक्ट, व्हिच डिपेंड्स अपॉन L/D रेशियो। इज इट क्लियर? और इसकी वैल्यू क्या होती है? इट वेरीज फ्रॉम 0.0012 0.002 टू 0.003। इफ के की वैल्यू होगी 0.002 व्हेन योर L/D रेशियो इज ग्रेटर देन म्यू क्या है? 0.75। हाँ, म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला। ओहो, सर वो तो ऑयल का या जो भी होगा दिया नहीं होगा। मैंने कहा तो मैं कि ऑयल का ये नहीं मतलब जो भी मटेरियल यूज करेंगे लुब्रिकेशन में। अब भी सब्र ले पकड़ो, हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी ये जो बता रहे इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। यस सर।
तो k की वैल्यू 0.002 होती है when L by D ratio is lie on in between 0.75 to 2.8 और वहीं k is equal to 0.003 होता है when L by D ratio is greater than 2.8. करेक्ट। अब यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हियर वी हैव, यहाँ पे जो z लिखा हुआ, चलो सबर लिए तुम्हारा बता ही देते हैं, z होगा डायनामिक विस्कोसिटी, यही लिखने वाला था इधर देखो, z इज अ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए लुब्रिकेंट और इसकी यूनिट क्या होती है पास्कल सेकेंड। करेक्ट। या और इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकेंड, कुछ इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो एंड डैश है देखो, एंड डैश दिस इज स्पीड इन, मैं इसे रेड पेन से लिखता हूँ, एंड डैश इज अ स्पीड इन आरपीएम में ही लिखना है, आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे जो पी डैश है दैट इज प्रेशर, बियरिंग प्रेशर, और ये आपको लिखना है किसमें, मेगा पास्कल में, ये ध्यान रखना, अगर ये चेंज किए तबाह हो जाओगे, ठीक है ना। मैंने कहा था ना ये एम्पेरिकल रिलेशन है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कंसीडर्ड की हुई है, ठीक है ना। तो 33/10⁸ Zn/P d/c + k, इस रिलेशन से जो भी फ्रिक्शन एक्ट होने वाला है जनरल और बेयरिंग के बीच में, हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। यस और नो? ठीक है बंदो, अब ठीक है। तो ये लो डायनामिक विस्कोसिटी इफेक्ट भी हम कंसीडर कर लिए। अब बोलो, नेक्स्ट एक टर्म आता है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसे डिनोट किया जाता है, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट दिस इज Zn/P। अब यहाँ पे आप प्रॉपर यूनिट से रखोगे है ना, N आरपीएस में होगा, P पास्कल में होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, Z की यूनिट होगी पास्कल सेकेंड, करेक्ट, N की यूनिट होगी रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और P आपका होगा पास्कल्स में, करेक्ट है। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं मैं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस Zn/P। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला, यू कैन सी हियर लाइक दिस, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट जोन है, यू कैन सी हियर, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड जोन। यहाँ पे जो फर्स्ट जोन है दिस इज कॉल्ड एज थिन फिल्म लुब्रिकेशन। थिन फिल्म लुब्रिकेशन का मतलब होता है पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज परमिटेड। इज इट क्लियर? और सेकंड जो जोन है दैट इज मिक्स्ड जोन है, ये मिक्स्ड लुब्रिकेशन। मिक्स्ड लुब्रिकेशन का मतलब कि थिन फिल्म एंड थिक फिल्म दोनों जैसा लुब्रिकेशन होगा। और थर्ड जो होगा दैट इज थिक फिल्म लुब्रिकेशन। थिक फिल्म लुब्रिकेशन का मतलब होता है कंप्लीट मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज परमिटेड। इज इट क्लियर? और जो फर्स्ट जोन होता है ये अनस्टेबल जोन होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल। और जो थर्ड वन होता है ये स्टेबल जोन होता है। कैसे? यू कैन सी हियर, देखो सपोज हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, यहाँ पे एट पॉइंट ए वेरी हाई फ्रिक्शन
और वेरी हाई फ्रिक्शन होने की वजह से हीट जनरेशन होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस आर नो? लुब्रिकेंट का बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी क्या होगी? हेलो, मेरी आवाज आ रही यस सर, कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर ज्यादा होगा। एट हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी क्या होती है? टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती कम। है। तो Zn/P की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और Zn/P अगर इस डायरेक्शन में मूव किया इस रीजन में, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होगा कि नहीं? बोलो। जेड की पावर एन है या जेड इंटू एन? Z/N/P। ओके सर। तो म्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। म्यू डिक्रीज हुआ तो हीट जनरेशन डिक्रीज हुआ। बोलो, हीट जनरेशन डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा कि नहीं? और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो कहाँ पहुंच गए हम? फ्रॉम A to B। म्यू डिक्रीज हो रहा है ना, तो A से B की तरफ मूव कर रहे हैं हम। यस सर नो? अब जब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, तो इस टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा? विस्कोसिटी फिर से बढ़ जाएगी, तो Zn/P की वैल्यू इंक्रीज होगी। इट मींस हम फिर किधर मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। और जब Zn/P इंक्रीज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? फिर से इंक्रीज होगा। बोलो। तो अब हम लोग B से A की तरफ मूव कर रहे हैं, लो फ्रिक्शन टू हायर फ्रिक्शन। यस आर नो? और म्यू इंक्रीज हुआ तो अब हीट जनरेशन फिर से इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर अब फिर से डिक्रीज होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। यस आर नो? करेक्ट। तो ये यहीं पे घूमता रहेगा, फ्रॉम A to B, B to A, A to B, B to A। यस आर नो? बोलो। बोलो। तो ये सारी कहानी कहाँ मिल रही है? इन थर्ड जोन। तो इसे कहते हैं हम स्टेबल जोन। करेक्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये मिनिमम वैल्यू, इस मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दिस इज म्यू मिनिमम है ये। तो इसके रिस्पेक्ट में जो Zn/P की वैल्यू मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। एंड अल्फा इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज बियरिंग मॉडुलस। क्या कहलाएगा ये? बियरिंग मॉडुलस corresponding to minimum coefficient of friction। करेक्ट। ये समझ में आया क्या? अब अगर हम बात करते हैं इस जोन में, कौन से जोन में? फर्स्ट जोन में। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी फ्रिक्शन काफी हाई है। यस आर नो? बिकॉज ऑफ हायर फ्रिक्शन हियर वी हैव हीट जनरेशन इज मोर, देयरफॉर टेम्परेचर इज ऑलरेडी ज्यादा होगा। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर Zn/P क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। और Zn/P डिक्रीज हुआ तो सपोज अगर मैं इसको C पॉइंट कंसीडर करूं, Zn/P डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? और ज्यादा इंक्रीज होगा। और ज्यादा इंक्रीज हुआ तो हीट जनरेशन और इंक्रीज होगा, फिर टेम्परेचर और बढ़ेगा। यस आर नो? तो Zn/P और डिक्रीज होगा, तो अगेन आपका म्यू फिर से इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम B to C to D, D to E, ऐसे इस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते हुए जा रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। यस आर नो? बोलो। इसलिए हम कहते हैं कि ये कहानी कहाँ पे मिल रही है? एट फर्स्ट जोन विच इज कॉल्ड एज अनस्टेबल जोन। तो जब भी हम लुब्रिकेशन करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे अवर लुब्रिकेशन मस्ट बी थिक फिल लुब्रिकेशन। क्या होना चाहिए? थिक फिल लुब्रिकेशन। और ये अल्फा क्या है? ये क्रिटिकल वैल्यू है कि अगर गलती से आपके कोई ऐसे पैरामीटर चेंज हो गए कि आप यहाँ पे थिक फिल्म से थिन फिल्म एंटर कर गए, तो फिर तबाही की तरफ एक कदम रख दोगे। करेक्ट है?
तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम हमेशा बी जो ZN/P ये ZN/P जो नंबर होता है बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, इट शुड बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस क्रिटिकल वैल्यू। यस और नो? हेलो, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सर स्लाइड एक बार ऊपर ले जाना। सर थोड़ा सा और, एक मिनट। और एक पेज। ठीक से। ठीक, तो ये कहानी समझ में आई? तो ये जो वैल्यू है दिस इज अल्फा। तो आप जो ZNPY वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलो। ZN/P की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा फॉर स्टडी लोड। जब इसमें स्टडी लोड एक्ट हो रहा है तब, अगर इसमें डायनामिक लोड एक्ट हो रहा है तब। 2 सेकेंड आप को एक फोन आ रहा है।
हेलो हेलो चलो Yes, sir. देखो जेडन बाई पी की वैल्यू अगर स्टडी लोड एक्ट हो रहा है तो 3 टाइम्स अल्फा, मतलब इस क्रिटिकल वैल्यू से 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, मतलब हम इस जोन के बियॉन्ड काम करेंगे ना, जिससे अगर कोई पैरामीटर चेंज भी हो जाए अनसर्टेनिटी बस, तो भी ये इसी जोन सेफ जोन में ही ऑपरेशन हो, करेक्ट है। और अगर आपका यहाँ पे डायनामिक लोड एक्ट हो रहा है तो ये 15 टाइम्स ऑफ अल्फा ज्यादा रखते हैं फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, करेक्ट। तो ये किस लिए रखते हैं? फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, करेक्ट है, कि एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपका इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर गलती से भी लुब्रिकेशन आपका इस जोन से इस जोन में एंटर कर गया, फिर तो तबाही की तरफ एक कदम ही है ना, फिर रिवर्स नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। चलो फिर एक और नंबर है, दैट इज समरफील्ड नंबर। ये आप लोग अभी पढ़े नहीं हो क्या? बोलो। नो Sir, सर। पढ़ लिया है. ये और ये जो S होता है, दिस इज जेड एन बाई पी इंटू डी वाई सी को होल स्क्वायर। सर फर्स्ट ये में विस्कोसिटी बढ़ रही थी ना किसमें? फर्स्ट जोन में? कहाँ पे? यहाँ पे हाँ। विस्कोसिटी हमेशा घटेगी। क्यों? अच्छा। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो विस्कोसिटी घटती चली जाएगी, है कि नहीं? तभी तो हमने जेड एन बाई पी को देखो रेगुलर रिड्यूस किया है। तो इसमें सर म्यू नहीं नहीं। अरे अच्छा म्यू ठीक वाला ठीक, यस सर फ्रिक्शन यस है। सर यस सर, ठीक ठीक ठीक। अब ये समरफील्ड नंबर होता है, ये कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरिजन बिट, ठीक है ना। सेम बेयरिंग अगर दो डिफरेंट ऑपरेशंस में यूज में आ रही है तो उनके बीच में कंपैरिजन के लिए हम समरफील्ड नंबर यूज करते हैं, करेक्ट। तो समरफील्ड नंबर इज रिमेन कांस्टेंट it is remain constant for a given bearing। जो बेयरिंग है उसके लिए कांस्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन में यूज किया जाए, करेक्ट है। hence it is used to correlate the working condition of different machine which are operating with same bearing, करेक्ट। मतलब दो मशीन है जो सेम बेयरिंग में ऑपरेट हो रही है। सेम बेयरिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर बेयरिंग है, उसी डेजिग्नेशन की बेयरिंग हम डिफरेंट मशीन्स में यूज कर रहे हैं। तो दो डिफरेंट मशीन मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस है, तो उनमें हम एक क्या कोरिलेशन है, उनके बीच में कोरिलेशन डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं समरफील्ड नंबर, करेक्ट है। तो नेक्स्ट अल्टीमेटली हमने यहाँ पे देखा हीट जनरेशन क्या होगा। अब समराइज करें तो हीट जनरेशन, या सिंपली कह सकते हैं पावर लॉस। तो क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों? दिस एच जी कैन बी रिटन एज म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इंटू वी। ऐसे लिख सकते हैं क्या? वेर वी क्या है? ये v is a tangential velocity और v is equal to r omega, where r is a, r क्या है दोस्तों? r is a radius of the, स्मॉल r यूज किया, कैपिटल r, कैपिटल r, where this is कैपिटल R इंटू डब्ल्यू। कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द जर्नल इंटू डब्ल्यू। मतलब सपोज एक जर्नल है
जो सॉरी सपोज मान लो ये बेरिंग है और ये जनरल है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी शो करूं तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। ये सानो बोलो, हेलो। तो इस रिलेशन से हम पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट जनरेशन। नेक्स्ट है हीट डिसिपेशन। जो भी हीट जनरेट हो रही है वो डिसिपेट होनी चाहिए, अदरवाइज टेम्परेचर बेरिंग का बढ़ता चला जाएगा। ये सर नो, जैसे एच डी से डिनोट करते हैं तो एच डी क्या आएगा, इट कैन बी रिटन एज सी डी इंटू डेल्टा टी इंटू एल डी, करेक्ट। और जहां पे सी डी क्या है, सी डी इज नथिंग बट दिस इज हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट, करेक्ट, इन वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जो डेल्टा टी है दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टीबी माइनस टी ए होता है। टीबी क्या है, बेयरिंग सरफेस टेम्परेचर, बेयरिंग टेम्परेचर। और टी ए क्या है, दिस इज एम्बिएंट टेम्परेचर। ये सर नो, और यही होता है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी नॉट माइनस टी ए, वेयर टी नॉट इज ए लुब्रिकेशन टेम्परेचर, जो लुब्रिकेंट होता है उसका टेम्परेचर, लुब्रिकेंट टेम्परेचर। ये सर नो, इतना छोटा क्यों लिख रहा हूँ भाई। TB is a bearing surface temperature TA is a ambient temperature T naught is a oil temperature, lubricant temperature and TA is a ambient temperature, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये रिलेशन होता है। तो जनरली क्या होता है कि ऑयल का टेम्परेचर पता होता है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट का, और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तो पता ही होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम हीट डिसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या केस आएगा। फर्स्ट केस, इफ HD is greater than, heat dissipation is greater than heat generation, then no artificial कूलिंग रिक्वायर्ड। ये सर नो, मतलब कोई बाहर से आपको कूलिंग अरेंजमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाए व्हेन Hg इज ग्रेटर देन HDO, मतलब जो हीट जनरेशन हो रहा है उस, जो हीट डिसिपेशन है वो हीट जनरेशन से कम हो रहा है कुल मिला के। ये सर नो कह सकते हैं। तो इस केस में आर्टिफिशियल कूलेंट की जरूरत होती है, आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड, मतलब आपको वाटर जैकेट वगैरह लगानी पड़ेगी जिससे हम बेयरिंग को कूल करके रख सकें। ये सारनो। तो अब कितनी आर्टिफिशियल कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, तो सिंपली यू कैन सी, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। तो ये क्या आएगा, HC इज इक्वल टू Hg माइनस HD। यहां से ये पता चल गया कि दिस मच हीट इज नीडेड टू रिमूव आर्टिफिशियली, यस और नो। तो ये हमारे पास रिलेशन है m डॉट s इंटू T नॉट माइनस Ti, where m dot is a mass flow rate, mass flow rate of coolant, and S is a specific heat
of coolant and T naught is a outlet temperature of coolant and Ti is the inlet temperature of coolant. करेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट आप पता कर सकते हो। करेक्ट है। और मैं आपको कुछ यूनिट बता दूं, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ cc क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1000 cc। करेक्ट, इसकी जरूरत पड़ सकती है। करेक्ट है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट द जनरल बियरिंग्स। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। और कुछ पूछना है यहाँ पे? नो सर। सर एक बार सर यहाँ से समराइज कर दीजिए, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में, थोड़ा ऊपर से। ये सब तो छोड़ो। देखो डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ जनरल बेयरिंग है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? देखो यहाँ से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? ये हमारे पास प्रेशर गिवन है, तो हम यहाँ से W कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रेडियल लोड एक्ट हो रहा है। एंड व्हेन यू गॉट रेडियल लोड, देन यू नीड टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ मैकी ब्रदर्स इक्वेशन। करेक्ट है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और W पता है तो आप पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो होल सोले में हमें पावर लॉस कैलकुलेट करना, जिसे हमने कहा था Hg यहाँ पे म्यू W भी। फिर हीट, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो हमेशा यहीं से आएंगे, हीट लॉस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है ना? और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। ये कॉन्सेप्ट है कि लुब्रिकेशन कौन सा यूज करना चाहिए। जनरली क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी नहीं आते। ठीक है? करेक्ट है। बस ये याद रखना, इसकी वैल्यू याद रखना। ठीक है ना? कि अगर स्टडी लोड लग रहा हो तो ZnP की वैल्यू क्या होगी, डायनामिक लोड लग रहा हो तो क्या होगा। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, समरफील्ड नंबर, जिसमें क्या होगा कि कुछ पैरामीटर्स दे देगा और फिर कंपेयर कराएगा। ठीक है ना? दो बेयरिंग्स, दो मशीन के बीच में। करेक्ट है। कोई एक पैरामीटर बोल दे निकालने को, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो जो मेजर पोर्शन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा इधर, बोलो इन टर्मिनोलॉजीज में। यस सर, नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होगी यहाँ पे हो सकती है, क्या कहते हैं, ZnPy नंबर पे, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। यहाँ पे कुछ इशू हो तो बताओ। नहीं सर, ऐसा कोई खास इशू नहीं है ना यहाँ पे? तो समरफील्ड नंबर याद रखना, ये नंबर Zn/P इंटू DYC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है? और बाकी जो हमने रिलेशंस बताए ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। हीट जनरेशन निकालना होता है, हीट डिसिपेशन निकालना होता है, फिर चेक करना होता है वेदर आर्टिफिशियल कूलिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट। एक डैश Zn डैश P डैश क्या बताया था? हाँ, Zn डैश P डैश ध्यान देना। जनरली जो बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है Zn/P होता है, लेकिन जो मैकीज ब्रदर ने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने n की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू रेवोल्यूशन पर मिनट में ही रख दी थी, वहां पे पर सेकंड नहीं। करेक्ट है। और प्रेशर की वैल्यू वहां पे उन्होंने मेगा पास्कल में यूज किया था, है ना? और जब ये सारी वैल्यूज यूज करेंगे तो यहाँ पे ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती 33/10⁸। तो यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना, व्हेनेवर यू कैलकुलेट ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस मैकी ब्रदर्स एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। करेक्ट? 33/10⁸ Zn डैश P डैश इंटू DYC, और इसके बियॉन्ड के है, ध्यान रखना। ठीक है? और के कैसे पता चलेगा? L/D रेशियो निकालो तो पता चलेगा के कौन सा यूज करना चाहिए। यस सर। करेक्ट? तो बस यहाँ पे ये की पॉइंट है, इसे याद रखना। Zn डैश P डैश, एन डैश का मतलब है कि वैल्यू आपको रिवोल्यूशन पर मिनट में दी है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, अगर RPS में दी है तो उसे RPM में कन्वर्ट करो फिर अप्लाई करो, और प्रेशर आपको मेगा पास्कल में ही डायरेक्ट अप्लाई करनी है। करेक्ट? न्यूमेरिकल करवा देते एक आध। वो कल करेंगे। ओके।
तो ये है पटी है, अब दिन भर ट्राई करो, लगाओ, सॉल्व करो प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन कल डिस्कस यस सर, करेंगे, ठीक यस है। सर, तो मेन बियरिंग की डिजाइन यही होती है, बाकी यहाँ तो क्या कहते हैं, बियरिंग लाइफ कैलकुलेट करने के रिलेशन से वो देखने हैं बस, है ना। रोलर बियरिंग में जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग्स होती है, बियरिंग लाइफ के बारे में डिस्कशन करना है बस, सर ठीक रोलिंग है। नहीं पढ़, रोलिंग बियरिंग के 3 टाइप वो नहीं पढ़ने? वो सब नहीं पढ़ेंगे ना, यस सर, मुझे जरूरत नहीं है, और इवन डिजाइन तो होती नहीं है इसकी, डिजाइन विजाइन कहीं नहीं स्टडी कराते हैं, सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं कि बेयरिंग लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर्स में, स्पीड में कैसे म्यूचुअल कन्वर्जन होता है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोड इतना है, इतने लोड के लिए बेयरिंग लाइफ क्या होगी, है ना। तो कंपैरिजन टाइप के डेटा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, चाहे कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो इसको यस स्टडी सर, करेंगे तो बेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। बेयरिंग कंप्लीट होते ही मैं क्लच ब्रेक ये सारी चीजें बताऊंगा कल की क्लास में। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर क्लच ब्रेक पढ़ेंगे, यस सर, ठीक है। और क्लच ब्रेक कंप्लीट होते ही सब खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, गियर्स बचेगा, शाफ्ट की बचेगी, ठीक है। सर वो कपलिंग वगैरह? कपलिंग नहीं पढ़ना है, क्लच वो पढ़ना, शाफ्ट और की पढ़नी है। ओके सर, और शाफ्ट को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सॉफ्ट सॉन्ग में शाफ्ट पढ़ोगे ना, उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, यस सर, है ना। हालांकि मैं बता दूंगा डिजाइन प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है, अदरवाइज नो नीड, यस सर, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। चलो ठीक है, तो यहीं पे सेशन एंड करें भाई। यस सर।